चलो शुरू करते हैं। बढ़िया। ठीक, तो अभी हमने ना यहाँ पे जो योर बुक, हाँ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी से शुरू कर रहे हैं। तो इन दिस बुक व्हाट यू रियली हैव हियर इज़, एक बार वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देख, कभी भी हम अगर किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, राइट, हम यहाँ पर उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग क्लोज्ड अप, ठीक है, वाइंडिंग अप, या उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक कंपनी है, अगर उस कंपनी के पास कुछ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ और कुछ अमाउंट ऑफ एसेट्स होती हैं, राइट, द प्रॉब्लम बिगेन्स जब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम, करेक्ट, यही प्रॉब्लम है। तो अगर एक हद पर आकर ऐसा हो जाए कि एक कंपनी अपने डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पा रही हैं, वो एक ऐसा मतलब फ्रेज होता है जहाँ पर कंपनी इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी। इट इज़ नॉट इंसॉल्वेंट येट, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी, राइट। अब हम यहाँ पर है ना, द थर्ड पार्ट वाला जो इस चैप्टर का है, इंसॉल्वेंसी वाले से ही शुरू कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपको ऐसे बताया गया कि अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो उसका क्या मतलब है। अगर वो कंपनी, अगर हम ये बैंकरप्सी के बारे में पढ़ते हैं, तुमने सुना है, राइट, बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है, उसके अलावा वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है, लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, राइट, उसके बारे में ये बात करता है, करेक्ट। द एंटायर सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट द कंपनी शुड डू इफ इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप, राइट। बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी है डिफरेंट कंसेप्ट। यस यस, ठीक है, ठीक है। सो अब अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, सबसे पहला मिला कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एज पर द बुक का नाम द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है सबसे पहला, राइट। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होगा, समझ में आ रहा है कुछ? कॉर्पोरेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रक्चर करना, कैपिटल अमैल्गमेशन, मर्जर करके पूरा ही रिस्ट्रक्चर करना, चेंजेस, एक्विजिशन करना। शाबाश, हाँ हाँ, राइट। तो हम एंटायरली स्ट्रक्चर को अगेन चेंज कर रहे हैं, करेक्ट। तो एक ये बात हो गई। अब मान लो उसके अलावा मुझे नहीं, अगर मेरी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है और नो अदर कंपनी वांट्स टू परचेज माय कंपनी और गेट अमैल्गमेटेड और मर्ज और व्हाटएवर, ठीक है, तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उस केसेस में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, याद है तुमने वो रिकन्सिलिएशन, बैंक स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स सुने हैं, करेक्ट। एक हमने ना ऐसा पढ़ा था कहीं पर, जब हमने बोला था कि कई बार कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि अपने क्रेडिटर्स को प्लीड करती हैं कि प्लीज़ हमारे कुछ डेट्स माफ़ कर दो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो हम अपनी कंपनी आगे जाके रन कर पाएंगे, राइट, तो आपको पे ऑफ कर देंगे, राइट। ये अब इसमें कैसा होता है एग्जैक्टली, जैसे मान ले तू है मेरी क्रेडिटर है और आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज़, तो मैं तेरे को बोलूँगी देख, अगर मैं तेरे को आज 10,000 दे दूँ ना तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही 10,000 है या 11,000 है, वॉट एवर, ठीक है। तो मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूँ, मैंने देख तू 1,000 का तेरा लोन माफ़ कर दे, मैं बाकी 9,000 तेरे को पे ऑफ कर दूँगी, तो हमारी कंपनी चलेगी, कल को प्रॉफिट हो सकता है। दैट इज़ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कोई भी तरीके से हम कंपनीज़ को आगे चलाने की अगर कोशिश करते हैं तो उस पर रिस्ट्रक्चरिंग के तरीके आते हैं। दैट इंक्लूड्स येस अमैल्गमेशन, मर्जर्स, डी मर्जर्स, एक्विजिशंस, बायबैक्स, सब कुछ, ठीक है, दैट इंक्लूड्स इट। उसके अलावा वी आर ट्राइंग टू उसे साथ साथ कंपनी के इंटरनली रिस्ट्रक्चर करने की भी कोशिश करते हैं, राइट। देन यू मूव टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी इज समथिंग जहाँ पर हम कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, राइट, इंसॉल्वेंट हो रही है यानी कि इस वक्त कंपनी ऐसे वर्ज पर है जहाँ पर उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा और एसेट्स कम है, राइट, तो उसको पे ऑफ करना है, टाइम है। इंसॉल्वेंसी एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ टर्म, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो कंपनी जब इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही होती है तो इट इज़ ट्राइंग कोई तरीका हो जाए ऐसा कि भाई मेरा थोड़ा सा पे ऑफ हो जाए, डेट्स पे ऑफ हो जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इंसॉल्वेंट ना हूँ, राइट। एक कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाती है ना, तब वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर उस टाइम पर वो बैंकरप्ट कहलाती है, ठीक है। Once the company is insolvent now, nothing can be done, then it goes for bankrupt. दिवाला निकलना, इन शॉर्ट बैंक, हाँ, दिवाला हो गया, कंपनी का दिवाला हो गया, राइट, वो हुआ। इसी में ही अगर इंसॉल्वेंसी सॉल्व नहीं हो पाई, बैंकरप्सी हो गई, ये सब हो गया, देन अगेन द लास्ट स्टेप इज लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप,
आ रहा है समझ, राइट। इसी में ही इंडिविजुअल्स के बारे में भी होता है, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। द टर्म यूज फॉर इंडिविजुअल इज सेपरेट फ्रॉम द टर्म यूज फॉर कंपनीज और एक्सेट्रा, राइट। इंडिया के अंदर हमारे पास IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ठीक है। अब ये कोड के हिसाब से ही हमारे पास सारे रूल्स हैं, ठीक। जो सारे रूल्स इस कोड में बनाए गए थे ना, इट इज़ फ्रॉम अगेन द ब्रिटिश एरा और ये सारे, ठीक है। तो हमने वो कोड अडॉप्ट किया, हमने उस कोड के हिसाब से अपना काम किया। वो जो कोड था पुराना, ठीक है, अब उस कोड में ब्रिटिशर्स ने जो कोड बनाया था, दैट कोड मोस्टली टॉक्ड अबाउट द कॉरपोरेट्स, और वो बेसिक को ना जैसे कुछ 4-5 तरीक़ों से उन्होंने बस बनाया हुआ था कि लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कुछ लोन्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिए थे, और वो इंडियंस से पैसा वसूलने के लिए उन्होंने कोड बनाया था वो अपने तरफ से, राइट। तो कहीं पर भी कोई प्रॉपर एंटायर लॉ नहीं था इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रिटिशर्स गए, हमने वो लॉ तो फॉरगो कर दिया, क्यों? क्योंकि वो वैसे ही लिमिटेड था। फिर ये इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस अलग अलग जगहों पे दिखते थे तुम्हें। अब जैसे हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, उसमें कहीं पर इंसॉल्वेंसी का नाम, वाइंडिंग अप का नाम है, राइट। सिमिलरली ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग एक्ट्स में, लॉज में आपको ये नाम दिखता था। तो इट वॉज सेवरल प्रोविजंस के अंदर वो सेग्रीगेटेड बोलते हैं ना, वैसा था। लेटर ऑन उन्होंने फिर उसको कोडिफाई किया और सारे लॉ को अमालगमेट करके एक जगह पर रखा, एंड देन केम द कोड। आया? इसको अब थोड़ा बहुत रीड करते हैं, विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तब तुम्हारा जो देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, बस 2 lines बस। The word bankruptcy is widely believed to have originated from an Italian phrase bancarotta, और ये वही banca means bench and rota means broken, राइट। ये ना एक वो है, फ्रेज़ है, जहाँ पर है ना हम ऐसा बोलते थे कि थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर्स में हल्का कर लेते हैं ऐसा अंदर तक, फिर भगा देंगे। अब इसमें ना इन्होंने ना पहले ऐसा होता था, जब वो ब्रिटिशर्स वाले एरा में ना, जब बैंकरप्सी बोलते थे, तो बैंकरप्सी एक तरीके से ना ऑफेंस माना जाता था। जैसे क्या मतलब, बेवकूफ़ आदमी है, अपना फाइनेंशियल्स नहीं संभाल पाया ये, और इसका ये सब खत्म हो गया, पे ऑफ नहीं कर पाया, तो दे वुड लुक डाउन अपॉन दोज पीपल, और उसको एक एज एन ऑफेंस ट्रीट करते थे। अब जो इंडियंस हैं या जो लोग वहाँ पर एज ए ट्रेड्समैन थे, उन्होंने ना, जैसे नहीं बोलते कि एक मार्केट में एक बेंच होती है कि भाई हाँ तुम यहाँ पर बैठ के अपना सामान बेचो, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि तुम एक बड़ी मार्केट है, जिसको जो सामान बेचना है वो अपनी कुर्सी लेकर आता है, बैठता है, बेचता है। ऐसा हम अलग अलग दुकान नहीं इमेजिन कर रहे हैं, राइट। जो इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता था, गुस्से में आकर और एज अ वर्ज ऑफ सिंबल हम उसका बेंच तोड़ते थे, और दैट इज़ व्हाट ब्रोकन बेंच द फेस केम, राइट। ये आया। उसके बाद तुम्हारा इसी ही पैराग्राफ में आई थिंक 4th लास्ट लाइन है या तो 5th 6th लाइन है, द रोल ऑफ लॉ, मिल गया। The role of law in a formal bankruptcy process is to lay down rules of procedure into which the conflict is channeled and results in a solution. Again, हमने लॉ जो यहाँ पर है, वो लॉ ये कोशिश करने की, ये ट्राई कर रहा है कि हम एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फ्रेज बनाएं जहाँ पर प्रॉपरली लॉज को चैनलाइज करके, नेगोशिएट करके हम इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर पाएँ, राइट। ये हुआ तुम्हारा। एंड देन द अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस इज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन बिटवीन क्रेडिटर्स एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियर्स विच कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ सच रीअरेंजमेंट्स, है ना। तो हम बैंक्रप्सी में उसका सिर्फ दिवाला घोषित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न रहे, राइट। तो हम इस प्रोसेस के अंदर यही कोशिश करते हैं कि भाई कोई तरीका हो जाए कि भाई क्रेडिटर्स, इनके बीच में एक अरेंजमेंट हो जाए कि भाई कंपनी चल पड़े, राइट। देन द अगला पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में लास्ट लाइन है ना, अदर देन केसेस ऑफ आउटराइट फ्रॉड, है ना, वो पॉइंट्स के ऊपर बस। यहाँ पर हमने क्या बोला हुआ है कि अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो वो किस वजह से होती है। एक हो गया कि उस कंपनी के साथ फ्रॉड हो गया, उसके अलावा 2 और रीजंस हैं, एक फाइनेंशियल फेलियर, एक बिजनेस फेलियर, राइट। फाइनेंशियल कब होती है इंसॉल्वेंट ना? हाँ, ठीक है। कंपनी अगर मान ले बंद हो रही है, या उसकी सारी कमाई ख़त्म हो रही है, या वट एवर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये इंसॉल्वेंट होने का वजह इन लोग बता रहे हैं कि एक तो हो गया कि कंपनी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी ने कुछ घपला कर दिया, प्रॉब्लम हो गई, वो सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके अलावा कंपनी के अंदर बिना फ्रॉड के भी कंपनी बंद हो सकती है। तो वो 2 चीज़ें बताई, एक उन्होंने बिजनेस फेलियर बताया है, एक फाइनेंशियल फेलियर बताया है। बिजनेस फेलियर ऐसा फेलियर होता है जब आपके पास सब कुछ है पर आपका धंधा नहीं चल रहा है, मेरी दुकान से सामान बिक ही नहीं रहा, सामान ही नहीं बिक रहा, मैं क्या करूँ, राइट। फाइनेंशियल फेलियर होगा जब आपके पास पैसे हैं पर आप अपने पैसे को, फाइनेंशियल्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी डेट नहीं दे पा रहे हैं, राइट।
The financial failure is a persistent mismatch between the payments by the enterprise and the receivables into the enterprise, even though the business model is generating revenues. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस. उसके अलावा बिजनेस फेलियर विच इज़ अ ब्रेकडाउन इन द बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट इज़ अनएबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यूज टू मीट पेमेंट्स. Often an enterprise may be a successful business model while still failing to repay its creditors. आया? अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो तुम्हें समझनी है हमेशा, जैसे नहीं बोल सकते हम कि एक बिजनेस फेलियर अगर होता है ना तो वो मैनेज हो सकता है. अगर मेरा धंधा सही नहीं चल रहा है मान लो, ठीक है, तो मैं कुछ और शुरू कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ चेंज कर लेंगे हम, कुछ नई चीज़ ले आएंगे, कुछ बंद करके कहीं और खोल लेंगे, वॉट एवर, राइट, ये हो सकता है. पर अगर फाइनेंशियल फेलियर होगा ना फिर आपका वो सुधर ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आपने चलते हुए काम को अगर डुबा दिया तो फिर आपका कोई भी काम नहीं चल सकता, राइट. तो एक तरीके से बोला जाता है कि बिजनेस फेलियर कैन बी रिजॉल्व्ड, हाउएवर द फाइनेंशियल फेलियर इज कैन नॉट बी. आया? यहाँ तक क्लैरिटी है अपने को सब. उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन, राइट. सेकेंड पैराग्राफ इसमें जो तुम्हारा द टर्म इंसॉल्वेंसी नोट्स द स्टेट ऑफ वन हुज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट्स. ठीक है, आर इनसफिशिएंट वो इकट्ठा वर्ड होना चाहिए था, है ना. आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट्स और हिज जनरल इनएबिलिटी टू पे हिज डेट्स. ठीक है. The term insolvency is used in a restricted sense to express the inability of a party to pay his debts as they become due in the ordinary course of business. आ रहा है? बढ़िया. कोई डाउट? इंश्योरेंस इन शॉर्ट यही होना बस कि हम अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, ठीक है, बढ़िया. अब जैसे तुम्हारा है इसी डब्बे में देखो जो इस पिछले पेज पे था 79(4) वाला, यहाँ पर देखो बैंक्रप्सी समझाया अभी, तो तुम्हें समझ में आएगा. बैंक्रप्सी एक वो स्टेट होती है जहाँ पर कोर्ट तुम्हें बोल देता है कि अब खत्म हो गया, अब तुम बैंक्रप्ट हो चुके हो, राइट. इंसॉल्वेंसी में सिर्फ प्रोसेस चल रहा था. सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79(3) ऑफ द कोड, बैंक्रप्सी मीन्स a debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order under section 126. adjudged मतलब decided, है ना, डिसीजन हो गया है कोर्ट का. Each of the partner of the firm where a bankruptcy order under section this has been made against the firm. अगर फर्म के अगेंस्ट बैंक्रप्सी का ऑर्डर आया तो सारे पार्टनर्स को भी बैंक्रप्ट माना जाएगा, राइट. एंड लास्टली एनी पर्सन एडजस्ड एज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. ठीक है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब जिसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, शायद. लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई का मतलब, डिस्चार्ज का मतलब मेरे को वो पूछना है. हम डिस्चार्ज रिलीज कर देते हैं ना जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है, जैसे लिक्विडेशन वाला. तो उसमें बोलते हैं कि डिस्चार्ज कर देते हैं लायबिलिटीज. कैसे करते हैं डिस्चार्ज लायबिलिटीज? क्या होता है वो पे ऑफ, ऐसा कुछ जो भी होता है जो हम लायबिलिटीज पे कर देते हैं जितने भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज कर दिया क्रेडिटर्स. हाँ, तो अनडिस्चार्ज फिर यही हुआ कि तो अनडिस्चार्ज मतलब एसेट्स की बात कर रहे हो, तो पे ऑफ नहीं किया है. सोचो क्या हुआ है यहाँ पे. एनी पर्सन एडजस्ड एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज्ड की ये द वर्ड अनडिस्चार्ज, हु इज इट बीइंग यूज्ड फॉर? पर्सन. सो हाउ कैन अ पर्सन बी पेड ऑफ? एनी पर्सन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. ये वर्ड हमने हमेशा अनदेखा किया है ना, इसीलिए. मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब तो वो पे नहीं कर सकता. अनडिस्चार्ज मतलब वो उसको पे करना ही पड़ेगा. नहीं. हाँ, राइट. हाँ, ये गोइंग सही जा रही है, पर कहाँ जा रही है? अनडिस्चार्ज कि उसको पे, कोर्ट कहेगा कि पे करना पड़ेगा तुझे, चाहे तू इंसॉल्वेंट है तब भी, बचे हुए चीज़ों से जो भी होगा. हाँ, हाँ, कुछ तरीके से. अब देखो कैसे हो जाता है एग्जैक्टली. जब ना तुम कोई होते हैं दो तरफ से होता है. एक होता है डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट भी होते हैं और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी होते हैं. अब मान ले मेरे पास 7,000 रुपये और मुझे किसी को 15,000 रुपये देने हैं. 7,000 ही हैं तो मुझे बेच दो तब भी 7,000 ही हैं, मेरे पास और पैसा नहीं है, राइट. सब कुछ हो गया, कोर्ट ने मेरा केस चला, सब कुछ हो गया, मेरे एसेट्स की प्रॉपर वैल्यूएशन निकल आई, सीएस जो भी बंदा सब कुछ बुला के सब कुछ हो गया. फाइनली मेरे पास 7,600 रुपये निकले, वॉट एवर. ठीक है, आई विल पे द अमाउंट एंड ऑल माई लाइबिलिटीज फ्रॉम नाउ ऑन विल बी डिस्चार्ज्ड. अब वो जो 10,000 रुपये जिसको चाहिए थे मुझसे, अब वो बंदा मुझसे पैसे नहीं मांग सकता.
ठीक है, आई विल बी डिस्चार्ज्ड ऑफ ऑल माई लाइबिलिटीज़ इफ़ आई एम अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। हाँ, अगर कोई बात नहीं, देख अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुझसे पैसे लिए थे, ठीक है, 10,000 रुपये, और अब मैं बैंकरप्ट हो गई, तो तू कोर्ट के पास चली गई कि भाई ये इसको मैंने लोन दिया था, या मेरे को पैसे नहीं लौटा रही है, तो मैंने बोल दिया कि देख मेरे पास तो अभी 6,000 रुपये ही हैं या 7,000 रुपये ही हैं, आपको लेने ले लो, मेरे पास और पैसे ही नहीं है। तो तुम बोला अरे मैंने कितनी मेहनत से कमा के 10,000 रुपये आपको दिए थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट। मैं बोली जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ, ये हुआ। अब यहाँ पर कोर्ट में केस चलेगा, अगर मैं ये साबित कर दूँ कि आई डोंट हैव अ पेनी मोर, ठीक है, तो आई विल पे यू ऑफ जितना मेरे पास पैसा है, मैंने तेरे को वो पैसा दिया, और मैं कोर्ट के नज़रों में डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाऊंगी, ठीक है। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब डिस्चार्ज ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़ आई हैड इन माई लाइफ बिफोर दिस केस, ठीक है। अब अगर मैंने तुझसे 10,000 लिए थे, रिदम से 3,000 लिए थे, ऐसे ऐसे करके मैंने और भी लोगों से 2,000 रुपये से जो भी लिया था, राइट, तो 15-20 हज़ार का जो भी मेरा लोन था उसमें से अब मुझे किसी को भी कुछ भी नहीं देना है, अगर मैं कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोल दी गई हूँ। डिस्चार्ज ऑफ नॉट द पेमेंट, डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी टू पे। आया समझ? ठीक। तो अगर इंसान डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाता ना, तो वो दिन के बाद अब वो एक नया इंसान है, अब उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। द एंटायर थिंग इज इन द पास्ट नाउ, डन। ये उस तरफ से होता है, करेक्ट। अब एक देखो बैंकरप्ट में बंदा का क्या बोला हुआ है, अगर वो इंसान अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है तो, ठीक है। तो अगर इंसान अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है तो ही वो बैंकरप्ट कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अनडिस्चार्ज फिर इस तरह से तो यही हुआ ना कि आपके पास मतलब से पहले आपने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास 140 हाँ पैसा नहीं है, मैंने डिस्चार्ज ने डिक्लेयर कर दिया, बट अब अनडिस्चार्ज का मतलब मैं डिस्चार्ज नहीं हुई हूँ, मतलब मेरे पास अगर कभी भी पैसा आया तो मुझे तुझे देना पड़ेगा, कभी भी आएगा तो देना ही पड़ेगा, देना वो ही चीज डिक्लेयर। हाँ, जैसे ये नहीं कह रही थी कि आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास नहीं है तो भी आपको देना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली कि देना ही पड़ेगा, इसीलिए ही वो बैंकरप्ट कहलाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी जैसे अगर अभी ये बैंकरप्सी मोस्टली एक पर्सन के लिए यूज़ होती है, देख क्योंकि देख यहाँ पर तुम वर्ड देखो, बैंकरप्टी मीन्स डेटर, या तो पार्टनर या तो एनी पर्सन, राइट। यहाँ पर कंपनी नहीं बोला, द वर्ड बैंकरप्सी इज यूज्ड फॉर अ इंडिविजुअल और अ पर्सन। आ रहा है समझ? कंपनी अगर बैंकरप्ट हमने बोला है तो कंपनी फिर लिक्विडेशन जाती है, दोनों इंसान, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी, दोनों इंसॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। जब पैसा नहीं होता और सब खत्म हो जाता है तो फिर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और इंसान बैंकरप्ट हो जाता है। आया समझ? क्लैरिटी अपने को बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर करना है, फिर पूरा निकलेगा ना आराम से। कुछ डाउट है कहीं पर भी? चलो शाबाश। नेक्स्ट पेज पे तुम्हारा वही सेकंड वाला पैराग्राफ, द वर्ड बैंकरप्सी इज द कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। देखो इट इज़ अ लीगल स्टेटस। बैंकरप्सी मैं खुद नहीं बोल सकती मैं बैंकरप्ट, सॉरी ऐसा नहीं होता। बैंकरप्सी का स्टेटस आपको कोर्ट से मिलता है, ठीक है। दैट इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट प्रीपे डेट्स टू क्रेडिटर्स। द बैंकरप्सी प्रोसेस बिगिंस विद फाइलिंग ऑफ अ पिटिशन इन अ कोर्ट और बिफोर an appropriate authority designated for this purpose. The debtors assets are then नहीं assets होंगे, the debtors assets are then evaluated छोड़ने की गैप को भर लेना वो उसके लिए रखा है कि तुम थोड़ा चौकन्ने रहो, and used to pay the creditors in accordance with the law। ठीक आया समझ? इसमें ही अब वो अगला पैराग्राफ छोड़ दो, नेक्स्ट वाला। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स as well as organization or corporates. If insolvency is not resolved, it leads to bankruptcy in case of individual and liquidation in case of corporates. Got the point? एकदम clarity अपने को. So liquidation on the other hand, वही in the general sense means closure or winding up of a corporation or an incorporated entity through legal process on an account of its inability to meet its obligations to pay its debts. In order to clear the indebtedness, the assets are sold at the most reasonable rates by a competent liquidator appointed in this regard. आया? कुछ कहीं पर डाउट? सेट है? लिक्विडेशन वाइंडिंग अप में कोई डिफरेंस होता है? लिक्विडेशन वाइंडिंग अप में लिक्विडेशन इज प्रोसेस ऑफ सेलिंग द एसेट्स और वाइंडिंग अप तो हो गई, वो वाला वाइंडिंग अप बंद हो गई कंपनी। बंद हो गई।
लिक्विडेशन प्रोसेस होगा ना, एसेट्स को बेचना, वैल्यूएशन करना, और जब वो सारा कुछ हो गया, सबको पे ऑफ कर दिया, उसके बाद वाइंडिंग अप हो गया। तो फिर लिक्विडेटेड वर्ड भी तो बोलते हैं। फिर आप ऐसे गोल गोल चले, मुझे नहीं इधर आता वो भी जाएगा। आता, वो भी चलेगा। तुम कंफ्यूज क्यों, ये out of focus। तुम कंफ्यूज क्यों होते हो फिर? गलत इस्तेमाल हो रहा है। लिक्विडेटेड, हाँ फिर लिक्विडेटेड और वाइंडेड। ठीक तो है, लिक्विडेटेड मतलब वो सारी वाइंडिंग कैलकुलेशन हो गया, होगी। हाँ, ठीक है। हो गया लिक्विडेशन। जब वो हो गया उसके बाद वाइंडिंग अप होता है, बस खत्म बात है। It is तो a end लिक्विड, अगर process मैंने बोला winding कंपनी up। लिक्विडेटेड हो गई, लिक्विडेटेड है कंपनी और वाउंड अप है कंपनी, तो सेम बात है। सेम बात है, ठीक है। इन द ग्रामेटिकल सेंस सेम बात है। हाँ, प्रोसीजरल लॉ में अंदर एक आधी चीज़ें हैं, बट इतना अपने नहीं घुस रहे हैं अभी, अभी के लिए। हम कभी आएगा आगे तो हम देख लेंगे। फिलहाल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बस ये कि भाई लिक्विडेशन जब प्रोसेस शुरू होता है, एग्जैक्टली जैसे बोल रही रिदम, लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू होता है, राइट। और उस हिसाब से लिक्विडेशन होती है जहाँ पर आपके एसेट्स बेचे जाते हैं। तुमने ना हमने कहाँ पढ़ा था वो कम का, डॉर्मेंट में पढ़ा था, कहीं पर पढ़ा था ना, कि अगर एक कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल अप नहीं करती है तो हम उसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। ऐसे फॉर 2 ईयर्स अगर डॉर्मेंट स्टेटस हो जाता है। उसके अलावा भी हम बोलते हैं कि ये चीज़ भी होती है कि अगर कंपनी चाहे, सॉरी आरओसी चाहे, तो कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ हो जाता है ना, निकाल दिया जाता है कि भाई अब ये कंपनी टू वर्क करने की कोशिश में नहीं है। वहाँ पर ही अगर तुमने पढ़ा होता है एक स्टेटमेंट लिखी होती है, इट इज़ वाउंड अप विदाउट लिक्विडेशन। कभी अगर कुछ याद आए तो ऐसा था, ऐसा कुछ था कि ना इट इज़ वाइंडिंग अप विदाउट द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, और इट इज़ लिक्विडेटेड विदाउट वाइंडिंग अप प्रोसेस, राइट। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट येस देयर इज़ अ प्रोसेस एंड देयर इज़ अ स्टेटस ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप भी तो आईएनजी है ना, कंटिन्यूस टेंस में है, तो वाइंडिंग भी तो ये प्रोसेस हो सकता है, राइट। तो वाइंडिंग अप या लिक्विडेटिंग दोनों इज अ प्रोसेस। लिक्विडेटेड और वाउंड अप इज द स्टेटस ऑफ द कंपनी व्हेन इट इज क्लोज्ड। डन, सही। अब इन्होंने आगे तुम्हें वो यूके यूएसए और इंडिया के वो यूके यूएसए के लॉज बताएं। ऑफ कोर्स हाँ, यूके यूएसए के लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं। एक खाली फर्स्ट चैप्टर देख लेते थोड़ा, उसमें सब कुछ बाद में हम काटते पीटते चलेंगे, ठीक है। यूके में अभी अगर नॉट इम्पॉर्टेंट मार्क कर ही लेना, बट येस अब सी अंडरस्टैंड, यूके के लॉज, यूएसए के लॉज और इंडिया के लॉज, ठीक है, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि यूके के लॉज यूके वालों ने ही इंडिया के लॉज बनाए थे, ब्रिटिशर्स वाले, राइट। सिमिलरली यूएस वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके, तो इसलिए ही यूएस का लॉज भी यूके की तरफ से ही था, ठीक है। तो सिमिलर था। अब अगेन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनिशियली इंसॉल्वेंसी को एक तरीके का ऑफेंस माना जाता था, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर वही उसी तरीके से बोला हुआ है कि इट वॉज अ क्रिमिनल स्टेटस, एक तरीके से उसको दे दिया जाता था। इफ़ यू सी द यहाँ पर चल थोड़ा बहुत मैं ऊपर से पढ़ती हूँ। जैसे इन इंग्लैंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और हेनरी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट, कि वो एक फर्स्ट लेजिस्लेशन आया था इन 1542 में, राइट। सेकेंड लाइन में पढ़ो, इट वॉज अ स्ट्रिक्ट एंड क्रेडिटर सपोर्टेड लेजिस्लेशन इनैक्टेड मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है? दिस एक्ट वॉज इन फैक्ट अकिन यानी कि सिमिलर टू अ क्रिमिनल स्टैच्यूट डायरेक्टेड अगेंस्ट men who indulged in wasteful expenditures and then refused to pay off debts incurred during the course of extravagance। आया? मतलब extravagance मतलब lavishly जो खर्चा करते हैं, मतलब extravagant मतलब lavish life ऐसा, राइट। फिर 1542 एक्ट लुक्ड अपॉन द डेटर्स एज ऑफेंडर्स। There was no provision for the discharge of debtors and even future earnings of the debtors were not exempt from execution of the debt। आया? वो कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं हो रहे थे। तुम जो कमाओगे पहले पे ऑफ करो, जो कमाओगे पहले पे ऑफ करो। आया? उनको एक तरीके से ऑफेंडर्स के नाम से मतलब देखा जाता था, राइट। इसी ही पैराग्राफ में सारा नहीं पढ़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ में लास्ट लाइन पढ़ लो। द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉडर्न इंसॉल्वेंसी लॉज, लेकिन मिला ना, इज नॉट एलिमिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट एंटिटीज बट ऑन देयर रिहैबिलिटेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ देयर बिजनेस, है ना। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अब हम रिहैबिलिट करें। हम नहीं मानते उनको ऑफेंडर्स, ठीक है, हो गया गलती जो भी है। अगर वो कंपनी चलाने लायक होगी तो हम उसके रिहैबिलिटेशन पे फोकस करेंगे कि कोई तरीके से ऐसा हो जाए कि कंपनी फिर चल पड़े, राइट। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर मैं कोई कंपनी चला रही थी और मैंने वो कंपनी डुबा दी, ठीक है, तो अब वो कंपनी को फिर से अगर खड़ी करनी है तो फिर मैं ही उस कंपनी को फिर से चलाऊं तो तुम्हें भरोसा आएगा?
नहीं आएगा ना, कि ये तो पहले डुबा चुकी है, नहीं पॉसिबल है, राइट। एक वो प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कंपनी अब इंसॉल्वेंट हो गई है या इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में है और रिहैबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम हमेशा यही होता है कि मैनेजमेंट को लोग कंट्रोल कर लेते हैं, सारी की सारी द एंटायर मैनेजमेंट से पावर्स निकाल लिए जाते हैं। बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि फटाफट नया डायरेक्टर कहाँ से आएगा, राइट। द पीपल हु वर इन पावर आर स्टिल देयर, बट द पावर्स दे हैड आर विद नाउ द लिक्विडेटर, ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये आपने वो सारा हमने वो प्रोसेस पूरा देखेंगे कि क्या कैसे किधर हो रहा है, राइट। फिर एक करंट रेगुलेशन इन यूके इन्होंने क्या बोला है, द इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड द इंसॉल्वेंसी रूल्स रेगुलेट्स द इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इफ इज नया इन यूनाइटेड, हाँ इज द लिखा है, इज द यूनाइटेड किंगडम, इन द यूनाइटेड होगा, इन द यूनाइटेड किंग, ठीक है। द इंसॉल्वेंसी एक्ट वाज एनैक्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोर्ट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट ऑन इंसल्ट, ठीक है। ये चलो मतलब एक्ट कंसोलिडेटेड ऑल, ये वाला देख लो सीधा। अब 1986 का जो एक्ट था उसने वो एक बड़ा एक्ट आया अगले वही में ही कि भाई वो एक बड़ा एक्ट था, और उस बड़े एक्ट के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी। जैसे अभी यहाँ पर वही इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप के प्रोविजंस भी लेकर आ गए, एनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स भी लेकर आ गए, ऑल अदर एनैक्टमेंट्स मिसलेनियस वाली भी लेकर आ गए। सेम चीज़ उन्होंने वापस से लिखी है नीचे वाले 3 पॉइंट्स में, बुलेट्स में, कि भाई इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और ग्रुप 1 डेल्ट विद कंपनी की इंसॉल्वेंसी, ग्रुप 2 इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप 3 मिसलेनियस मैटर्स। आया? हमने भी इसी चीज़ को फॉलो किया है। हमने भी अपनी इंसॉल्वेंसी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया। पार्ट 1 एक हमने माना कंपनी का और एक हमने माना इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है द इंसॉल्वेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग 3 न्यू प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अ बर्डन्ड कंपनी बैक टू लाइफ एज अ वाइएबल एंटिटी। गेटिंग द पॉइंट, है ना। एक जो डेट रिडन कंपनी को हम वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज द मेन 3 प्रोसेस हमने इंक्लूड किया। उसमें इन्होंने देखो 3 तरीके से वो प्रोसेस लिखे हुए हैं, नॉट टू लर्न, बट एक नाम पढ़ रहे हैं खाली, कंपनी वॉलंटरी अरेंजमेंट्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसीवरशिप। अब इन्होंने इसमें वॉलंटरी अरेंजमेंट्स में यही बोला, जैसे हमने नहीं बोला हुआ था कि क्रेडिटर्स को प्लीड करते हैं कि यार थोड़ा सा हमारा डेट माफ़ कर दो, इतना पोर्शन भी अगर तुमने माफ़ कर दिया तो भी हमारी कंपनी रनिंग हो जाएगी, दैट इज़ वॉलंटरी अरेंजमेंट्स। द कंपनी और द पीपल हु आर इन अ वे, हम बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग और हैंडलिंग द एंटायर इंसॉल्वेंसी, वो लोग प्लीड करेंगे क्रेडिटर्स को कि अगर आप मानते हो तो आप कंपनी के साथ एक वॉलंटरीली एग्रीमेंट कर लो जहाँ पर आप इतना डेट उनका माफ़ कर दोगे। अरे तो उन्होंने यही लिखा है, देखो, इट प्रोवाइड्स अ वे वेयर अ कंपनी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी कैन कम टू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद इट्स क्रेडिटर्स। इट इज़ अ नेगोशिएशन बाय अ कंपनी ऑफ द पेमेंट्स ड्यू टू ऑल इट्स क्रेडिटर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड इज सब्जेक्ट टू क्रेडिटर्स मीटिंग एंड अप्रूवल ऑफ 75% ऑफ द क्रेडिटर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कम से कम 75% ऑफ क्रेडिटर्स हाँ बोलेंगे ये करने को, तो ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा था, हम वो स्पेसिफिक रोक देते हैं लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पीपल हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी, राइट। तो हम वहाँ पर एक तरीके से वो कंट्रोल लेकर आ रहे हैं, राइट। तो देखो, इन द सेकंड ऑप्शन, एन एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट टू सजेस्ट प्रपोजल्स टू डील विद द कंपनीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, द वन हु विल बी लीडिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, और वो बंदा कंपनी के सारे फाइनेंशियल संभालेगा। वो कोर्ट अपॉइंटेड आदमी होगा। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स और ये लोग कर रहे थे, उन सब की पावर लेकर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाएगी कि तू संभाल कंपनी, ये लोग तो डुबा चुके हैं ऑलरेडी, अब तू देख क्या करना है, ठीक है। द ऑप्शन ऑफर्स कंपनीज अ ब्रीदिंग स्पेस एज द क्रेडिटर्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही होगी उस टाइम पे क्रेडिटर्स कोई भी इस पर कोई केस नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी इस वक्त हम कंपनी को वापस से खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कंपनी चल पड़ी तो तुम्हारा पैसा आ जाएगा, और अब तो कोर्ट है साथ में, राइट। It is designed to hold a business together while plans are formed, either to put in place a financial restructuring plan to rescue the company or to sell the business and assets to produce better results. Whatever it is viable, वो काम कर लेंगे, right? और lastly, administrator receivership. The third option permits the appointment of a receiver by certain creditors, normally the holders of a floating charge. ठीक है, एक receiver appoint, ये भी liquidation में तुमने देखा होगा, liquidation में एक receiver appoint किया जाता है,
ये क्यों अपॉइंट किया जाता है कि अब जैसे अगर मान लो कंपनी के एसेट्स बिक रहे हैं, राइट, तो हमें कंपनी पर भी भरोसा नहीं है कि कंपनी पता नहीं क्या करेगी, अपने पास रख लेगी, ये प्रॉपर वैल्यूएशन करेगी कि नहीं करेगी, कम में ना बेच दे, अंदर से पैसे ना, जो भी पैसे ना खा ले, वॉटेवर। सिमिलरली क्रेडिटर्स पे भी भरोसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगेन कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर होगा जो सारे जो पैसे, जो भी एसेट्स बिक रहे होंगे उसका ध्यान रखेगा, और इक्वली इट विल डिवाइड बिटवीन द क्रेडिटर्स एज पर द वो जो भी लॉ होगा। जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है पहले मिलेगा, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, हमें सारे वर्ड्स पता है, राइट। कुछ ऐसा डाउट कहीं पर? उसके बाद उन्होंने अगेन यूके का ये हुआ, उसके अलावा उन्होंने यूएस में भी सिमिलर किया हुआ है कि भाई एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। सो लाइक यूके, इन्होंने भी इंसॉल्वेंट्स को एज ऑफेंडर्स ट्रीट किया और फिर अब इंसॉल्वेंसी लॉज लेकर आए। अब जैसे ना तुम्हें यूएस पता है फेडरल है, वो हम जो उसमें पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल यूनिटरी पढ़ते हैं, तो यूएस इज़ प्योरली फेडरल, पता है ऐसा? यूएस में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूनाइटेड हैं, पर हर उस स्टेट का अपना अपना लॉ है, अपना सब कुछ। जैसे हम बोलते हैं ना न्यूयॉर्क, टेक्सास, अलग अलग झंडे, अलग अलग सब कुछ अलग अलग है उनका, राइट, बट स्टिल दे आर अ कंट्री, है ना। तो ये है, अभी इतना ज़्यादा प्योरली फेडरल होगा। अब मान ले मैं यूएस में हूँ और मैंने लोन लिया, एक बंदा जो न्यूयॉर्क बैठा है, एक लिया बंदा जो टेक्सास बैठा है, ठीक है, और वहाँ पे अलग लॉ है, वहाँ पे अलग लॉ है, राइट, क्योंकि वहाँ पर तो यही प्रॉब्लम थी कि सारे फेडरल स्टेट्स हैं, करेक्ट। तो एक बंदे का पैसा मुझे लौटाना पड़ रहा है, एक का लौटाना नहीं पड़ रहा, या एक से ज़बरदस्ती कुछ हो रहा है, या ऐसा जो भी वॉटेवर, एक जगह एक बंदा बोल रहा है कि इसको जेल में डालो, एक बंदा बोलता है कोई बात नहीं माफ़ कर दो, राइट। तो अगर लॉ जब फेडरल होता है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हर जगह पर लॉ अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द आइडियोलॉजी, वॉटेवर, करेक्ट, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए ही जब यूएस में लॉ बनाया गया है ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का, तो बस एक मेन पॉइंट जो तुम्हें ध्यान देना है वो सेंट्रल कंट्रोल था, कि ये भले द एंटायर स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन द एंटायर कंट्री, सॉरी, इज प्योरली फेडरल, येट द लॉ इज यूनिटरी वाला, ठीक है। बस एक ये, बाकी तुम इतना ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट और नहीं करते ना, इसको बस एक रीड कर लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगला सिर्फ ये करंट रेगुलेशन देख लो जो नेक्स्ट पेज पे है। हाँ बस ये करंट रेगुलेशन, सिर्फ ये हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने अगेन जो लॉ था ना उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया, और जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक बुलाए बेसिक टाइप्स ऑफ बैंक्रप्सी केसेस आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर द बैंक्रप्सी कोड। फिर उसने उन्होंने डिवाइड किया कि एक चैप्टर है तुम्हारा लिक्विडेशन का, जहाँ पर हम लिक्विडेशन के बारे में बात करते हैं। एक है एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, अगर म्यूनिसिपैलिटी के पैसे कहीं पर अटक रहे हैं तो उनको कैसे रिकवर करने हैं। रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को वापस से कंट्रोल में लाना है, क्या करना है, कंपनी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरी। फिर देन दैट वाज चैप्टर 12 वाज एडेड टू द बैंक्रप्सी कोड, एक तरीके से वो उनके लिए, फैमिली, फार्मर, फिशरमैन, इनके लिए, इनका अगर पैसा डूबा तो इन लोग से नहीं झेला जाएगा, बिकॉज उनका वो वही बेसिक होता है, उनके पास लिक्विडिटी उतनी ही होती है, राइट। फिर तुम्हारे पास है वो इंडिविजुअल जो रेगुलर इनकम करते हैं, टू डेवलप अ प्लान टू रिपे ऑल पार्ट ऑफ देयर डेट्स। अगर उनके साथ कोई बैंक्रप्सी या उनके साथ इंसॉल्वेंसी हो रही है तो हाउ विल दे पे ऑफ, उनका कुछ इनकम उनके लिए रखा जाएगा, कुछ इनकम में से वो डेट्स पे ऑफ करेंगे, राइट, ऐसा कुछ। एंड देन लास्टली 15 वाज एडेड टू द बैंक्रप्सी कोड, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी केसेस इन्वॉल्विंग डेटर्स, क्लेमनेंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्विंग मोर देन वन कंट्री। डन। तो इन्होंने बस अपने चैप्टर को अलग अलग में डिवाइड किया। इसकी बस दो लाइन भी याद कर लेना, याद ही नहीं करना है, नहीं याद करना, नहीं आएगा, बस ऊपर से पढ़ लेना। हाँ बस एक वो मैंने ये भी इसलिए पढ़ा है क्योंकि बस नया नया है, हमने देख लिया कि क्या होता है एक, सो यू गेट फेमिलियर विद द लॉ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ोगे चलेगा क्योंकि इतना पूरी किताब है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी और ये सब पे, तो ये थोड़ी पूछ लेंगे बाहर। पता नहीं है क्या पूछे इसमें। इन्होंने इस बार ज़्यादा हिस्ट्री में ध्यान दिया है ना, यूएसपी ये वाला है क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी का पहला चैप्टर है ना, उसके बाद फिर हट जाएगा, कल इसी चैप्टर में है, फिर हट जाएगा। जैसे हमारे उसमें नहीं थे ICMSL में पहले चैप्टर में हिस्ट्री थी ना, तो बस इतना है, इसीलिए ये है, खाली कोशिश करेंगे जितना फटाफट हो जाएगा। एक इसके बाद में कोई करवाना है, वो प्रोसेस है पूरा,
वो मेरे को भी एक बार देखना नोट्स पड़ा। बना देना अच्छे अच्छे मैंने किताब खरीदी है नोट्स के लिए नहीं। ठीक। बड़ा मजा आता है नोट्स से पढ़ने में, डायग्राम पे खास करके। मैं अपने वो नोट्स ढूंढ रही हूँ, कोमल के पास थे वो सारे मर्चेंट बैंकर वगैरह वाले। हाँ तुमने दे दिया ना उसको, वो भी वहाँ पर है तो। हाँ कोई नहीं, फिर बन जाएंगे, क्लियर हो जाए उसका भी। हाँ यार पूछूंगी, नहीं मैं भी, मेरे को भी चाहिए थे पढ़ाने के लिए। हाँ उसमें काफ़ी उसमें सारा कुछ है ना, क्योंकि मेरे पास तो इधर उधर था, हाँ, तो इसीलिए। कोमल का फर्स्ट मॉड्यूल है। फर्स्ट उसने दे रखा था, सेकंड था। सेकंड था। पढ़ते हैं फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया, राइट। तो इन इंडिया, ये सेकंड लाइन से पढ़ो, इन इंडिया अर्लीस्ट प्रोविजन वाज ये वाला सेक्शन, सॉरी इन द एक्ट 1800 में आया था, राइट। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। फिर दी सेक्शंस कन्फर्ड इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट एट ये कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। बस ये 3 जगह पर ही इन लोग ने अपने, वहीं पर ही लॉ था, वहीं पर ही कोर्ट था और वहीं पर ही ज्यूरिसडिक्शन थी। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स वहीं पर होते थे उस टाइम पर, इतना ज़्यादा था नहीं, राइट। तो ये हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये बनाया, देख लॉ, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, दीज लॉज वर फॉर द ब्रिटिशर्स मेजरली कैरिड ऑन देयर ट्रेड, दीज कोर्ट्स वर एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड ग्रांट रिलीफ टू इंसॉल्वेंट डेटर्स, राइट। मेन उनके लिए बनाया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, लेटर इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स when statute was passed in 1828. This act marks the beginning of the special insolvency legislation in India. Insolvency court was originally intended to remain in force for a period of 4 years, but subsequently legislation extended and ठीक है वो और चलता रहा। 1848 के बाद नेक्स्ट तुम्हारा है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट 1909 और 2 मेजर एनैक्टमेंट्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम इतना मत आओ, याद करने के करके फ़ायदा भी कोई नहीं है। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट, द इंसॉल्वेंसी लॉज यूजुअली हैज़ अ 2-fold पर्पस। ये देखना 2-fold पर्पस है। पहला, टू गिव रिलीफ टू द डेटर्स फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ द क्रेडिटर हुज क्लेम ही इज़ अनएबल टू मीट। ऑब्वियसली ना, पैसा दे पा रहे तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। एंड टू प्रोवाइड अ मशीनरी by which the creditors who are not secured in the payments of their debts are to be satisfied। देखो स्पेसिफिकली उनके लिए बोला गया जो नॉट सिक्योर्ड हैं। पीछे भी हमने फ्लोटिंग चार्ज वाला वर्ड देखा था। ये क्यों है? क्योंकि जो सिक्योर्ड होगा ना उसके पास तो है ना ज़मीन जायदाद, बेच देगा, अपना पैसा निकलवा लेगा, तो वो तो वैसे भी सिक्योर्ड है। तो मेन ये लॉज उनके लिए आए थे जो अनसिक्योर्ड होते थे, राइट। उसके बाद तुम्हारा हाँ ये कोड आ गया, ठीक है। पर ये उसके पहले यू हैव बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड, पहले ये देखो स्कैटर्ड था सारा का सारा, राइट। द लास्ट लाइन में लिखा है बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 द फॉलोइंग एक्ट्स डेल्ट विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन इंडिया। ये सारे एक्ट्स में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। एंड देन केम द कोड, फिर लेटर ऑन द कोड केम जिसके हिसाब से सारे के सारे लॉज अब आज डील होते हैं। एंड देन यू हैव अगेन कमिटीज़ अलग अलग, अगेन नॉट रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक वो रीड है बस, अभी नहीं है तो भी चलेगा। तो मैं इसमें कुछ है जो ऐसा ठीक है। नेक्स्ट यू हैव नीड फॉर अ न्यू लॉ, राइट। अब इन्होंने ना ये एक चीज़ तरीके से ऐसा बोला कि यार देखो इंडिया के अंदर लॉज थे ना, अगर हमने पुराने लॉज थे तो वो तो चलो लिमिटेड थे तो वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद स्कैटर्ड लॉज तो थे, हर एक्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी डील हो जाती थी, राइट। तो फिर उन्होंने बोला तो फिर न्यू लॉ क्यों चाहिए, राइट। एक कोड बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ही बात होगी, पैसा ही तो नहीं दे रहे, दे देंगे, क्या ही लॉ है उसके अंदर, राइट। बट लेटर ऑन जब उनको पता लगा ना कि यार ये फिर है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? कि अगर मान ले कोई इंसान है, अगर एक पार्टनरशिप है, उसने किसी कंपनी से लोन लिया था, राइट। तो अब अगर पैसा नहीं दिया है तो फिर वो कंपनी जाएगी कि अरे भाई हमारा तो ये पार्टनरशिप कंपनी ने लोन नहीं दिया, हमारा पे ऑफ नहीं किया, ये सब। तो वहाँ पर को हो सकता है केस एडमिट ना हो। क्यों? क्योंकि जिसने ऑफेंस किया है वो तो एक पार्टनरशिप है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों? अरे आपको तो यहाँ क्यों आ गए, आप तो कंपनी लॉ के कोर्ट के लिए जाओ,
राइट। तो ना अलग अलग प्रॉब्लम थी, वो ओवरलैपिंग था, मल्टीप्लिसिटी हो गई थी बहुत ज़्यादा, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। कोई भी तरीके से बोलते ना एक वो नहीं था, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या करना है, कन्फ्यूजन्स बहुत थी। ये एक हो गया। उसके अलावा जो इंडिविजुअल वाले लॉस थे, अब ये तो देखो यहाँ पर सारे कंपनीज के लिए लिखे हैं, द सेग्रीगेशन जो लिखा है वो सब कंपनी रिलेटेड लॉज हैं, राइट। तो इंडिविजुअल का कहाँ बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। इंडिविजुअल के लॉ के लिए तो वो ब्रिटिशर जो बनाए थे वही था, राइट। सो ये भी प्रॉब्लम थी। तो द नीड फॉर द न्यू लॉ वॉज दिस ओनली, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोरम्स, स्कैटर्ड लॉज हो गए, ओवरलैपिंग हो गया, इंडिविजुअल के लिए जो लॉज हैं वो बहुत पुराने हो गए, राइट। उसके अलावा एक ये बात हो गई, राइट। देन कहीं पर भी ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं लिखा था कि कितना जल्दी सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो तुमने बोला तो 2 साल रुक, मैं दे दूंगा, ठीक है। अब अगर ऐसे होए कुछ पैसे 10 लाख 15 लाख ऐसे कुछ रुपए हो तो मैं रुक जाऊँ 2 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा, राइट। पर अगर मान ले 10,000 15,000 रुपये ही हैं तो मैं 2-2 3-3 साल क्यों रुकूँ, तब तक वो 10,000 की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राइट। हमने वो टाइम वैल्यू ऑफ लिमिटेशन वाला किया था ना। हाँ, हमने वो अकाउंट्स में पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये करके चैप्टर होता था, उसमें हम वो क्या बोलते थे कि कुछ टाइम बाद उस पैसों की वैल्यू घट जाती है, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगेन ये भी एड्रेस होना प्रॉब्लम था कि यार पैसा आ जाएगा, ठीक है, ओके, इन लॉस के हिसाब से मेरा पैसा आ जाएगा, पर कब तक। अगर पैसा बहुत टाइम बाद आ रहा है फिर तो वैसे ही उस पैसे की वैल्यू नहीं है। द लॉज वर नॉट टाइम बार्ड। तो जब ये इंडियन बैंक्रप्सी आया ना तो उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम जोन बनाया कि भाई 300 दिन तो 300 दिन ख़त्म, इसमें आपको पैसा लौटाना है। एक टोटल उन्होंने जो प्रोसेस बनाया है वो 330 डेज़ का है, राइट। तो उन्होंने बोला कि इतने में पैसा आ जाना चाहिए, राइट। बट ऑफ कोर्स है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है वो 330 दिन में बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बट उन्होंने फिर एक लॉ बना दिया कि भाई इतने टाइम में हो जाना चाहिए। दैट वाज अगेन अ रीज़न कि भाई एक नया लॉ आने का, राइट। तो ये नीड फॉर द न्यू लॉ में यही सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, करेक्ट। तुम ना इनको लिख सकते हो पॉइंट वाइज, मैंने लिखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू फोटो ले लो, तेरा बोतल गिरी है। इनकी बुक में होगी। ठीक है, ये बस पॉइंट्स लिख लेना पहले, हो गया। मैंने भाई इसी में ही अंदर अंदर कहीं पर भी घुस जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ इट कम्स तो पॉइंट्स में लिखोगे और 5 पॉइंट बहुत हो जाएंगे, राइट। ये डन है। फिर तुम्हारा स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ IBC आर एज फॉलोज। तब ये पूरा मेरे को नहीं लगता पेज है काम का, उन्होंने बस खींच खाच के कर दिया है। सिर्फ तुम्हें ना ऐसा करो, जो 450 वाला जो पेज है ना उसमें सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज टू कंसोलिडेट वाला, राइट। एंड तुम्हारा इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है वैसे। इसका गूगल वगैरह से ना निकाल ले शॉर्ट फॉर्म में, फ़ायदा नहीं है कोई, क्या कर ले। ये तो वो है ना, देखना अगर स्टेटमेंट ये ना प्रॉपर उन्होंने एक्ट चेप दिया, कोड थेपा हुआ है, देख यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे देखेगी 148 149 151, ये कहाँ से आया अचानक से, ऐसे बस उन्होंने एक्ट को कॉपी पेस्ट किया है। IBC जो है ना वो एक न्यू लॉ है, राइट। अब 2016 में उन्होंने कोड बनाया, अगर तो 10 साल हुए तो बच्चा है अभी वो, ये अभी ये कोड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये इंटायर कोड केसेस पे बेस्ड है, हर एक कोड बनता है उसके बाद वही चीज़ कोर्ट में जाके क्वेश्चन होती है और फिर वो बदल जाता है लॉ, राइट। तो उन्होंने बस उठा के रख दिया, ऐसा कुछ है नहीं। यही है इसका तो क्वेश्चन भी नहीं क्वेश्चन आएगा भी नहीं क्या, नहीं इतना तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। हाँ बस ये, लेकिन ऑब्जेक्ट मार्क कर लो, द उस ये पहले वाला
द ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज़ टू कंसोलिडेट, ये ध्यान रखो, एक बार ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें प्रॉपर रीज़न पता लगेगा क्यों आया, इज़ टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनस। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही था कि हम रीऑर्गेनाइज करें, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करें, कंपनी बंद करना हमारा इंटेंशन नहीं था। द ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू क्लोज डाउन द कंपनी, वॉज टू मेक द कंपनी हैव अ न्यू लाइफ, रीबर्थ का हमारा प्लान था, राइट। तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्लान था ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनस, सी क्या लिखा है, कॉर्पोरेट पर्सनस आदमी वाले, इंडिविजुअल वाले, फर्म्स सॉरी पर्सनस इज कॉर्पोरेट पर्सनस ना, तो एलएलपी और कंपनीज हो गए, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, राइट। तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्ट कि हम इंसॉल्वेंसी कर रहे हैं ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन में कंपनी एलएलपी दोनों आई, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, राइट। तो ये लॉ जो आपने बनाया, ये लॉ एंटायरली कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को डील करता था, राइट। फिर तुम्हारा द एन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी विल नॉट ओनली एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स बट विल ऑल्सो improve ease of doing business and facilitate more investment leading to higher economic growth and development। आया? ये सेम ही है ना की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक्रप्सी कोड 453 पेज पे, ये नीचे हाँ सिमिलर है, ऑब्जेक्टिव लाइन से लोग वही करेंगे, कितना ही दिमाग लगा लेंगे लोग, ठीक। अब उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड पैराग्राफ है बैंक्रप्सी कोड 2016 इंट्रोडक्शन, बस सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन से मार्क कर लो। उन्होंने बस लिखा हुआ है कि भाई इस दिन में पार्लियामेंट में असेंट आई और कमेटी बैठ के 28 मई 2016 में वो हो गया, रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक, डन। उसके बाद तुम्हारे फीचर्स हैं, ये क्लियर है, कोहेरेंट है, स्पीडी प्रोसेस बताता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज, सब कुछ। देन यू हैव 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, करेक्ट। फिर तुम्हारे पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स टू एक्ट एज एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, एक NCLT एक DRT बनाए गए, प्रॉपर DRT के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। एंड डील्स विद केसेस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी प्रोसेस इन रिलेशन टू इंडिविजुअल्स, अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज, राइट। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, टू एक्सरसाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओवरसाइट। फिर तुम्हारे पास है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी होंगे, जैसे CS होता है ना वैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनाए जाएंगे, हु विल हैंडल द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज विल डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे हमारा ICSI है, इनका प्रोफेशनल एजेंसीज बनेगी जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बताएगा कैसे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है आपको, उनका कोड ऑफ एथिक्स होगा, एंड बी द फर्स्ट लेवल रेगुलेटर्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, right? Then you have information utilities would collect, and authenticate and disseminate the financial information to be used in insolvency, liquidation, bankruptcy proceedings. IU है ना, ये एक तरीके का ये डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब जैसे कि कोई इंसान है जो अगर वो उसके इंसॉल्वेंट है, राइट, तो जैसे अब मान लो मैंने कुछ 15-20 लोगों से लोन लिया हुआ है और मैं अब इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, राइट, तो हर इंसान जिसके क्लेम्स है ना उसको बता दिया जाएगा कि भाई देख ये बंदा इसका अभी हो रहा है, दिवाला निकल रहा है, तो जितना तेरा लोन है तू बता दे। तो फिर हम जब इसका पैसा एसेट्स बेचेंगे तो हम वी विल कंसिडर योर अमाउंट एज वेल, राइट। अगर तुम बताओगे ही नहीं तो तुम कंसिडर ही नहीं होगे, मैं क्यों बताऊंगी मुझे उसका पैसा देना है। और कल को मैं अगर अगर मैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गई, सब कुछ हो गया, मेरा बैंक्रप्सी प्रोसेस खत्म हो गया, तो अब तो मेरे को वैसे ही उसको पैसा नहीं देना, तू कर ले जो तू कर सकता है, राइट। तो अगेन सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक प्रॉपर डेटाबेस बनता है। फिर एनेबलिंग प्रोविजंस टू डील विद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। देन क्रॉस बॉर्डर यानी बाहर, कंट्री के बाहर, बढ़िया। फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। और सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट डिफरेंट डेट्स, अब ये ध्यान से देखना, डिफरेंट डेट्स for different provisions of this code, and the reference in any provision to the commencement of this code shall be construed as a reference to the commencement of that provision। मतलब इसका अब इन्होंने क्या किया, very smartly they made a law
बाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑब्जेक्ट डाल दिया, इट डील्स विद द एंटायर कॉर्पोरेट, ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल पार्टनरशिप फर्म्स डाल दिया, राइट। पर इंडिया के अंदर इंडिविजुअल्स के लिए लॉ बनाए ही नहीं, और बना दिए अगर तो वो इन्फोर्स ही नहीं हो सकते थे, ऐसे बनाए। कौन जा रहा है, किधर हो रहा है ऐसा कि भाई कोई एक इंसान है, उसने पैसा नहीं दिया, वो प्रॉपर कोड है इंसॉल्वेंसी, ये फोरम बनाया, वहाँ पर जा रहे हो, कभी नहीं सुना ना ऐसा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं और ये सब है, दीज आर फॉर द कॉर्पोरेट्स, करेक्ट। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने एक तरीके से दिस वॉज अ गवर्नमेंट्स टैक्टिक टू शो कि भाई हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के लिए साथ में डील करता है, पर हमारे पास इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कोई फोरम, कुछ एल्गोरिदम ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, द करेक्ट वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो इन्होंने एक लॉ बनाया जो 2 पार्ट्स में बनाया, पार्ट 1 फॉर द कॉर्पोरेट, पार्ट 2 फॉर द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, और ऐसा बोल दिया कि पार्ट 1 इज नाउ इन फोर्स बट द पार्ट 2 इज स्टिल रिमेनिंग, ऐसा। तो द पार्ट 2 इज नॉट इन फोर्स राइट नाउ, इसीलिए ही उन्होंने खुद ही बोल दिया, सेक्शन 1 ये बोलता है कि हम इस पूरे कोड का जितना पार्ट जब लागू करना चाहें कर पाएंगे, बट तो कोड तो आ गया है ना, तो हमारे पास एक लॉ है जो सबसे डील करता है, पर हमारे पास लागू सिर्फ आधा ही है, ऐसा। सो दिस इज अ स्मार्ट गेम दैट दे हैव प्लेड टू शो द वर्ल्ड दैट वी हैव मेड अ कोड। एक तरीके से ये अपनी इमेज सुधारने का तरीका था। आया, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हवा चली थी ना जब, ये तब उन्होंने ये फिर एक्ट लेकर आए थे। आया समझ। अब सेक्शन 2 देखो, उसमें सेक्शन 2 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल अप्लाई टू। अब देखो ये कोड सबको अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा पहला, एनी कंपनी कॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, any other company governed under special act, LLP, or any other body corporate under the any other law for the time being in force by the central government, right। तो ये तो कंपनी 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 हो गई 4। 5th उसने क्या बोला, देखो ये ध्यान से पढ़ो, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। क्या मतलब हुआ इसका? गारंटर्स तो वो ना कि ये पैसे देंगे जिनकी गारंटी होती है, तो डेटर्स, कॉर्पोरेट डेटर्स। अच्छा, पहले हमने बात की थी ना कि डेटर्स तो कौन होता डेटर? जो पैसे जिसने पैसे देने हैं। हाँ, तो अगर कोई डेटर है उसकी मैं गारंटी दे रही हूँ तो इजी ना। खाली एक ही वर्ड ऐड हुआ है, कॉर्पोरेट डेटर और पर्सनल गारंटर, ये पर्सनल और कॉर्पोरेट ऐड हुआ है, तो मतलब क्या हुआ अब इसका? गारंटर्स टू कॉर्पोरेट जो आ रहा है, कुछ नहीं होगा, ट्राई कर जयश्री, तू ट्राई करके इसको तो क्या हम बता ही दोगे ना आप तो। कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर 2 है ना, मतलब कॉर्पोरेट डेटर्स के गारंटर्स है कि मतलब नहीं, वो सिंपल है कि भाई मैं एक डेटर की गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग अ गारंटी टू फॉर अ डेटर, दैट इज द करेक्ट थिंग। आई एम जस्ट आस्किंग पर्सनल क्यों है और कॉर्पोरेट क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनल गारंटर एंड कॉर्पोरेट डेटर इजी है, नॉट डिफिकल्ट। फिर वो इंडिविजुअल आ गया, हाँ शाबाश, और कॉर्पोरेट फिर आ गया वो कंपनी। हाँ, अब इसको जोड़ के बता कि भाई एक पर्सन इंडिविजुअल है वो जो गारंटी दे रहा है किसी के लिए, कंपनी के लिए। And a person in an individual capacity is giving a guarantee for a loan taken by a company। आया, कुछ नहीं, इजी था थोड़ा। इनके लिए ये लॉ कैसे बेनिफिशियल? हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो मुझे देना पड़ेगा ना, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली अगर कुछ ऐसा होता है, प्रॉब्लम आई, तो आई एम ऑल्सो लाइबल टू पे ऑफ, एंड इफ आई एम नॉट पेइंग तो आई एम ऑल्सो अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, राइट, गेटिंग द पॉइंट। तब यहाँ पर जो तुम्हारा ABCDE, ठीक है, ये जो सारा है ना, ये तुम्हारे इस एक्ट का इंटायरली पार्ट आई थिंक 2 माना जाएगा। 2 ही होगा ना, मैं ना वो देख रही थी, पार्ट 2 पार्ट 3 तुम्हारा 3 में अप्लाई किया गया है। हाँ, ये जो सॉरी एक चीज़ थी, इस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट, एक वो जो था ना बेसिक पार्ट होता है जो सबके लिए होता है कि भाई आपको ये लॉ फॉलो करना है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देयर इज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 अप्लाइज टू द होल ऑफ द एक्ट,
whole of the act. The part 2 is for the companies and part 3 is for the individuals, I think. हाँ ठीक है. तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स तो कंपनी के तो फर्स्ट 5 हाँ पॉइंट्स कंपनी के लिए, क्योंकि अगर एक इंसान, अब मान ले अंबानी और मेरी छोटी सी कंपनी है, तो अंबानी मेरे कंपनी के लिए गारंटी दे रहा है. इजी, लॉजिकल, राइट. तो अगर कल को अंबानी के लिए ये एक्ट अप्लाई होता है तो फिर वो पार्ट 2 में डील किया जाएगा. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली द लोन वॉज फ्रॉम द कंपनी, राइट. आया समझ? तो उसको एज एन कॉर्पोरेट माना जाएगा. करेक्ट. तो तुम्हारा है कि वो फर्स्ट 5 पॉइंट्स एंड देन द पॉइंट एफ और जी विल बी अंडर पार्ट 3 ऑफ द एक्ट, जहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है और इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सन्स रेफर्ड टू इन ई. डन. अदर देन ई क्यों बोला? क्योंकि वो एक इंसान जो गारंटी दे रहा है वो नहीं, राइट. इजी है. ठीक है. तो इतना हमने समझना है अभी के लिए. तो हमारा एक्ट 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है. द 1 विच टॉक्स अबाउट एवरीबडी, द 2 विच टॉक्स अबाउट ओनली कॉर्पोरेट्स एंड द 3 विच टॉक्स अबाउट पर्सन्स और इंडिविजुअल्स, राइट. सही. की ऑब्जेक्टिव्स अगेन वही है, टू कंसोलिडेट अमेंड लॉज. उसके अलावा वो फर्स्ट पॉइंट तो सेम हो गया. सेकंड पॉइंट में टू इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब कोई भी एसेट से कितना ज़्यादा पैसा जनरेट किया जा सकता है. मैं बेचूँ तो इसको बेस्ट प्राइस पर बेचूँ, कितना ज़्यादा पैसा आ सकता है. ठीक है. उसके अलावा टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रॉपर रेजोल्यूशंस मिल रहा है. कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ चल ये लॉ अच्छा है, इससे मेरे को क्या बोलते हैं इसको, रेजोल्यूशन मिल सकता है. देन यू हैव इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, राइट. मनी रिजॉल्व्स, जैसे कि वो जो भी प्रॉपर मनी रिवॉल्व्स होता है इकोनॉमी में, तो अगर जितना जल्दी सॉल्यूशंस आएंगे उतना ज़्यादा पैसा घूमेगा, राइट. उसके अलावा टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट. हाँ ठीक है. आया कि किस प्रायोरिटी वाइज किसको कब पे करना है, अपने सब कुछ ध्यान दे दिया. लास्टली टू एस्टैब्लिश इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड, एक रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश कर दी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया जो प्रॉपर तरीके से माना जाएगा. करेक्ट. अब देखो इन्होंने वही डिफाइन किया ना. अच्छा और भी हैं पार्ट्स जो मेन तुम्हारे ये हैं. हाउ द कोड इज ऑर्गेनाइज्ड, पार्ट 1 तुम्हारा प्रिलिमिनरी है जो 1 से 3 सेक्शंस ही हैं सिर्फ, ये इन्फोर्सिबिलिटी के सेक्शंस हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं. देन यू हैव पार्ट 2 जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सनस हैं, जो सेक्शन 4 से 77 तक जा रहे हैं, राइट. करेक्ट. ये जो पार्ट 2 है ये एनफोर्स हो चुका है, ठीक है, राइट. जो पार्ट 3 है वो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए है, राइट. जो 78 से 187 तक जा रहा है ये अब तक एनफोर्स नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट एनफोर्स्ड येट. देन यू हैव पार्ट 4 विच टॉक्स अबाउट अथॉरिटीज़, कि भाई ये बोर्ड, ये चीज़, वो चीज़, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ या अंदर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, उनके फंक्शंस के बारे में और सब बात कर रहा है. तो ये अगेन ये भी एनफोर्स हो चुका है तुम्हारा. और लास्टली मिसलेनियस, ये भी एनफोर्स हो चुका है. तो द मेन पार्ट विच इज़ नॉट येट एनफोर्स्ड इज द पार्ट 3 ऑफ द एक्ट. ठीक है. डन. यहाँ तक. हाँ बस बाकी सारा तो याद करने का इसमें कोई सेंस नहीं बनता, बट इतना तुम्हारा है. करेक्ट. जो तुम्हारा मैटर होगा पार्ट 2 वाला, अगर तुम्हारी कोई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो रही है तो तुम जाओगे NCLT के पास, और अगर इंडिविजुअल के साथ कुछ हो रहा है तो DRT के पास जाओगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास. ठीक है. एक आधी चीज़ मैंने पीछे ये चीज़ गलत बोली थी. ठीक है. इंडिविजुअल के पास होगा तो DRT के पास जाओगे, और कंपनी का होगा तो NCLT के पास जाओगे. आ रहा है? सेट है? कोई डाउट है? चलो ठीक है. सिलियंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अगेन, अब वो फीचर्स आ गए सेम है. इसको एक रीड कर सकते हैं हम आराम से. फॉर्मल है, टाइम बाउंड मैनर है, इंसॉल्वेंसी. हाँ सिमिलर. अभी उन्होंने रेल बना दी ना उसी चीज़ के. अगले पेज पे देख तो पूरा ही उन्होंने, इससे तो इतना नहीं होता है. क्या कर सकते हैं ना इनका. तो देंगे वही पेपर में जो पढ़ा नहीं होगा, इम्पोर्टेंट नहीं होगा. दुख. कोई बात नहीं, हो जाएगा. ये वैसे भी फीचर्स है ना जो ये वैसे भी अभी समझ नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि आधा अधूरा है सारा कुछ, हमें पता कुछ नहीं है ना. अगर तुम्हें DRT बोलूँ तो तुम्हें क्या पता है DRT के बारे में? कुछ भी नहीं. हाँ हमने फुल फॉर्म हो गया बस, चल ख़त्म. तो कोई भी अगर यहाँ पर चीज़ लिखी भी होगी
तो वो अभी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको वैसे ही डील करेंगे। पढ़ते हैं चैप्टर को ऊपर ऊपर से, लेट अस नो द चैप्टर एंड देन वील नो द फीचर्स। फीचर्स फिर बाद में अपने आप समझ में आ जाएंगे, है ना। नहीं करते, ये सिर्फ ये डब्बा मेन देख लो, मार्क कर लो, टू इंश्योर दैट वाला, दैट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज कमर्शियली वायेबल, the code separates the commercial aspects from the judicial aspects and thus limits the role of adjudicating authorities to ensuring due process rather than adjudicating on the merits of insolvency resolution। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने ना ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो बोर्ड बनाया, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, राइट, वो बनाया और ये सब बनाया, तो हमने क्या बोला ना, कोड ना ऐसा कोशिश कर रहा है कि देख NCLT है ना, जिसके पास जुरिस्डिक्शन की पावर है, राइट, उसके ऊपर अपील करना है, NCLT के पास चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, सब कुछ है ना, तो आप उसमें एक और बॉडी घुसा के टाइम को डिले क्यों कर रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर एक और इंसान जुडिशियल प्रोसेस में आ जाएगा तो तुम्हारा टाइम डिले हो जाएगा। क्यों? मेरे खिलाफ आया तो मैं NCLT चली जाऊँ, NCLT चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ऐसे ऐसे करते रहूँगी। जितना ज़्यादा प्रोसेस डिले होगा उतना ज़्यादा ही तो प्रॉब्लम है। इस एक्ट का मकसद क्या था? टाइम बाउंड मैनर, राइट। तो उन्होंने बोला कि इस कोड में जो हमने बोर्ड बनाया है ना, ये कोड जुडिशियल अथॉरिटी में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ में जाएंगे कि अच्छा प्रोसेस ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकवरी प्रॉपर जो तुम्हारा फाइनेंशियल्स हैं वो सब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी इंसान को घोषित करना है कि ये बंदा बैंकरप्ट है तो फिर वो जुडिशियल अथॉरिटी होगी, वो कोड वाली नहीं होगी। आया? तो नहीं बोला, इज कमर्शियली वायेबल, द कोर्ट सेपरेट्स द कमर्शियल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द जुडिशियल, थस लिमिट्स द रोल ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज टू इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस। कि इसमें जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, आप ड्यू प्रोसेस देखो रादर देन एजुडिकेटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कि भाई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के ऊपर आपको आगे उसमें नहीं कुछ घुसना, राइट। तो बस सिमिलर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है, आधा अधूरा लिखा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक। फिर तुम्हारा है, ये मार्क कर लो, जो नेक्स्ट 17th पॉइंट के बाद है ना तुम्हारा, कोड रिपील्स द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। वो दोनों तो रिपील किए हैं हमारे 2016 के कोड ने, उसके अलावा ये सारे एक्ट्स भी अमेंडमेंट आ गए, ठीक है। तो उन्होंने वहीं पर ही इसे कर दिया। अब है ना एक और स्मार्ट मूव जो उन्होंने किया है, व्हेन दे मेड दिस लॉ, ये देखो ये नीचे लिखा है ना, द कोड रिपील्स दिस एंड अमेंड्स दिस, तो उन्होंने अगेन सारी उस एक्ट की अमेंडमेंट इसी कोड में डाल दी। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर ये सारे एक्ट्स कल्ले कल्ले अमेंड करने पड़ते, राइट। तो उन्होंने अब स्पेसिफिकली ऐसा ही बोल दिया कि जो जो वहाँ पर अमेंडमेंट्स थी वो यहाँ पर ही आ गई हैं उनकी। डन? सही है? कुछ ऐसा डाउट? शाबाश। अगला तुम्हारा है पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट। ये अलग अलग तुम्हारी फंक्शनरीज हैं, बॉडीज़ हैं, IPA, बेंच इस पर ये बंद करना है ना, तो मैं दोबारा शुरू कर दूँगी वीडियो को।